जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10 विज्ञान का हम लोग 151 प्रश्न देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। और ये प्रश्न जो भी प्रश्न है वो जब से मतलब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हो रहा है 2000 लगभग 13 से, है ना, 2013 से लेकर 2024 तक का प्रश्न जो है वो आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। विज्ञान का हर चैप्टर से, है ना, हर एक चैप्टर से जो है चैप्टर वाइज है। और जब से मतलब मैट्रिक एग्जाम लगभग जो है 2011-13 का जो है प्रश्न वहां से शुरू करके जो है 2024 तक का यहाँ इसमें प्रश्न को ऐड किया गया है। तो आप लोग को ऐसा प्रश्न लाने का मेरा मेन मकसद यही है कि पैटर्न आप लोग का पता चल जाएगा, ठीक है, कि आखिर जैक बोर्ड जो है अभी तक किस तरह से जो है प्रश्न पूछते आ रहा है और इस बार जो है 2025 के एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है जो कि आप लोगों को खुद पता है, ठीक है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा जो है वो प्यारा सा कमेंट करके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि जो है सभी लोगों को पता चले कि जो है वो जैक बोर्ड जो है वो लगभग 2011 से इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछते आ रहा है विज्ञान में, तो सबको पता चल जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है वो जुड़ सकते हो वहां पर, और वहां से ही जो है वो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग विज्ञान का टोटल 151 प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2024 में नहीं तो 23 में, मतलब जो है कभी ना कभी जो है प्रश्न पूछा ही पूछा है, ठीक है। तो उस तरह का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण CaCO3, ठीक है, समीकरण CaCO3 उष्मा दिया गया है, उसके बाद जो है वो CaO प्लस TO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हम लोग अभिकारक और उत्पाद जानते हैं ना, इस तीर का निशान है और तीर के निशान के इधर जो है हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। और इसके बाद तीर के निशान के इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अभिकारक में कितना है, एक ही है, लेकिन उत्पाद कितना हो रहा है, दो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों टूट गया है ना, अभिकारक में जो था वो टूट चुका है, अब टूट जाता है उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है, तो H2 हो जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम दीजिए। हाँ, अपचयन और उपचयन का जो है दूसरा नाम है वो रेडॉक्स अभिक्रिया नाम है। तो इसका जाहिर सी बात है कि रेडॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है Fe प्लस में CuSO4 अभिक्रिया किया हुआ है, उसका बाद जो है क्या बन जा रहा है, तो FeSO4 प्लस Cu, ये किस प्रकार की अभिक्रिया जो है, ये विस्थापन है। अब बोले विस्थापन क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ Fe जो है लोहा जो है वो एकल्ले है, लेकिन यहाँ जाके दूसरे के साथ में मिल जा रहा है, ठीक है, सल्फर के साथ में जाके मिल जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जाके दूसरा में विस्थापित हो जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट की श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो हम लोग को क्या मतलब उसमें जो है उष्मा भी उत्पन्न होता है ना। तो देखिए अभिक्रिया के दौरान अगर उष्मा भी उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, लेकिन अगर अभिक्रिया करने के लिए अगर उष्मा दिया जा रहा है तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसे उष्मा क्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट की 2H2O2 अभिक्रिया किया हुआ है और जो है वो क्या बनाया, 2H2O बनाया। मतलब यहाँ देखिए फिर से वो चीज को याद कीजिए कि अभिकारक इसमें कितना है, अभिकारक 2 है, उत्पाद कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये किस प्रकार को जाएगा, पहले इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग देखे पीछे में कि क्या हो रहा था कि मतलब अभिकारक जो था वो 1 था और ये जो है उत्पाद जो है 2 हो जा रहा था, लेकिन इसमें अभिकारक 2 है, उत्पाद जो है 1 हो रहा है, मतलब जो है क्या हो रहा है, मिल जा रहा है ना, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये संयोजन हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, देखिए स्वपोषी पोषण किसको बोलते हैं, जो सरल अजैव चीज जिस पर जान प्राण नहीं है उससे जो है अपना खाना को बना ले रहा है, खा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, वो किस चीज से खाना बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, और क्लोरोफिल का भी जरूरत पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश भी जरूरत पड़ता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जठर ग्रंथि जो है वो अमाशय में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा अमाशय ही। पीत का रस स्राव होता है, ठीक है, पीत का रस जो है कहां से स्राव होता है, कहां से निकलता है, तो यकृत से निकलता है, तो इसका यकृत हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सा है, देखिए सबसे छोटी, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है प्यूटरी ग्रंथि, जो कि मटर के दाने के बराबर रहता है, और यही इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि इसको भी पीयूष ग्रंथि भी नाम है इसका, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। और ये जो है वो बहुत छोटा होता है, मटर के दाने के बराबर होता है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो प्यूटरी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि घेघा रोग जो है पनपता है। देखिए घेघा रोग जो है वो हम लोग को गला से जो है वो गला में होता है, और गला में जो है हम लोग को थायराइड जो है ना, यहाँ हम लोग यहाँ गला में जो है यहाँ आयोडीन का जो है कमी हो जाने के कारण जो है घेघा रोग पनपता है, तो आयोडीन हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि पुष्प के भाग को समझ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, तो स्त्री केसर होता है, ठीक है, स्त्री केसर होता है और पुकेसर होता है। ये होता है ना। स्त्री केसर के कौन कौन भाग है, पहला जो है वो अंडाशय है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो है वो वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, ये तीन चीज है। और पुकेसर में क्या है, तो परागकोश है और तंतु है, दो ही भाग है। स्त्री केसर में तीन भाग होता है और इसमें दो भाग पुकेसर में। लेकिन परागकोश में बोला है कि क्या पाया जाता है, परागकोश में जो है परागकण पाया जाता है, तो परागकण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन के लिए कौन से प्रक्रम जो अनिवार्य है, तो देखिए जीवन के लिए जो है जय प्रक्रम बहुत जरूरी है, ठीक है। जय प्रक्रम क्या आता है, जो जय प्रक्रम के अंतर्गत जो है श्वसन, जो है श्वसन भी आता है, पाचन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, जनन भी आता है, सारा चीज आता है। तो इसका जय प्रक्रम हो जाएगा, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम लिखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एवं एमाइलेज। जी हाँ, टाइलिन भी पाया जाता है और एमाइलेज भी पाया जाता है, तो टाइलिन और एमाइलेज हो जाएगा। प्रोटीन यौगिक संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, देखिए प्रोटीन यौगिक संश्लेषण के लिए जो है सबसे जरूरी जो है वो नाइट्रोजन जरूरी है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करता है, देखिए सबसे पहले तो खून मिठास होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि शुगर का बीमारी पकड़ लिया, शुगर नहीं हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो जो है कि शर्करा का मात्रा जो खून में बढ़ जाता है, मतलब मिठास बढ़ जाता है, तो शुगर का बीमारी होता है। और इसको जो कंट्रोल करता है कि ब्लड में ज्यादा शुगर ना हो जाए, वो होता है इंसुलिन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पादप हार्मोन का नाम बताना है जो कि वृद्धि के लिए मतलब जो है जरूरी है ना, वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है पादप में। तो एक बताना, लेकिन यहाँ बहुत सारा बता दिए हैं कि ऑक्सिन भी हो जाएगा, जेवरेलिक भी हो जाएगा, साइटोकाइनिन भी हो जाएगा, एथाइलिन भी हो जाएगा और एवरिसिस भी हो जाएगा। मतलब ये सब जो है वो पादप का हार्मोन है जो कि पौधा में वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है 18 नंबर में कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। जी हाँ, तो किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जो है वो वास्तविक फोकस होता है। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन, जब बाइक या फिर तो कार चलाते हैं तो उसके पीछे एक इस तरह का दर्पण रहता है लगा हुआ, वो कौन सा दर्पण रहता है पीछे देखने के लिए, तो पीछे जो देखिए यहाँ उत्तल दर्पण रहता है। और उत्तल दर्पण इसलिए क्योंकि ये जो है वो कम एरिया में ज्यादा चीज को सीधा दिखा पाए, है ना, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसका फोकस दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, तो 0.50 मीटर आप लोग जो है वो 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा कि P जो है हम लोग का 2D दिया हुआ है माइनस में, उसका बाद जो है वो F निकालना है, ठीक है। फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, F बराबर 1/F, ठीक है। अब जो दिया हुआ है इसको काटिएगा तो 0.5 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। तो उसको जो है हम लोग गुना कर देंगे 100 से, तो लगभग जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आई थिंक होना चाहिए। हाँ, इसका एक बार कमेंट कीजिए आप लोग कैलकुलेशन करके। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है सदैव कैसा होता है, देखिए उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है, अभी हम लोग बताए थे कि पीछे जो है, पीछे गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल का प्रयोग किया जाता है। और उससे जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, ताकि जो है देखिए अब मान के चलिए साइड मिरर में जो है वो अगर उल्टा पलटा दर्पण लगा देंगे, उत्तल दर्पण नहीं लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आएगा ये साइड से गाड़ी और दिखाएगा ये साइड से, अब गाड़ी वाला इधर से लेके इधर जाएगा, इधर से ठोक देगा। इसलिए जो है सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए, उसके लिए जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो है वो फॉर्मूला है F बराबर जो है R/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 2F बराबर जो है वो R होता है ना, 2F बराबर R। तो मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है, देखिए क्या बोला है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का, है ना, वक्रता त्रिज्या का कितना होता है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का जो है वो आधा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आधा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को बनाते हैं, ठीक है। ये बना लिए, अवतल दर्पण है ये हम लोग का अवतल दर्पण है। अब यहाँ जो है वो 0 है, अब यहाँ जो है इससे आगे को प्लस बोलते हैं, ठीक है, इधर ऊपर को प्लस बोलते हैं, लेकिन पीछे को माइनस बोलते हैं और नीचे को माइनस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये गया, ठीक है। अब यहाँ से टकराने के बाद वापस आ गया, ये टकराने के बाद वापस आ गया, यहाँ से भी जो है ये इधर से गया, ये वापस आ गया, ठीक है, ये वापस चला गया। अब यहाँ से भी वापस, अब यहाँ F मेरा यहाँ बन रहा है, ठीक है, F जो है यहाँ मेरा इस जगह पर बन रहा है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है क्या होगा, ये यहाँ से इधर है, मतलब पीछे है, और पीछे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। जी हाँ, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, देखिए
ये एक हो गया, ये गोलीय लेंस का ही भाग है, और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया, दो प्रकार का हुआ, तो ये दो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। कहां पर होता है, इसको जरा एक बार आप कमेंट कीजिएगा। 2f और 2f है ना, 2f और अनंत के बीच, ये मेरे अनुसार ये हो रहा है, आपके अनुसार क्या होता है, कमेंट एक बार कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण हवा से जो है वो है ना, जब प्रकाश की किरण हवा से है ना, हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर है कहीं ऑप्शन में, अभिलंब, हाँ सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का है ना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ये डी नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी दर्पण से चाहे आप कितना भी दूरी पर खड़े हो और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो या फिर तो समतल दर्पण हो सकता है या फिर तो उत्तल दर्पण हो सकता है, ठीक है, या फिर तो समतल दर्पण होगा या फिर तो उत्तल दर्पण होगा। देखिए क्या बोला प्रश्न, किसी भी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा हो जाएगा या फिर तो सदैव सीधा होगा, ठीक है। मतलब किस कोई एक दर्पण है, मतलब एक या दो दर्पण होगा उस तरह का, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा ही बनता है, और सीधा जो है वो समतल में बनता है और उत्तल में बनता है। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा और छोटा होता है। देखिए वैसा दर्पण का नाम बताइए जो कि बिंब उसका क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी प्रतिबिंब जो है बनाता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अवतल लेंस द्वारा जो है हमेशा हमेशा वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, तो आभासी, सीधा और छोटा। नेक्स्ट कि वाहनों का अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, वाहन जो होता है, बाइक होता है या फिर तो कार होता है, उसके आगे में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी शब्दकोश को डिक्शनरी से अगर कुछ पढ़ना है तो उसको छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग जो है किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। एक शब्द, एक दर्पण की है ना, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या इसका जो है ज्ञात करना है, तो वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होता है, दो गुने 10 हो जाएगा, बराबर जो है 20 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले कि एक जो है वो दर्पण है और फोकस दूरी उसका कितना है, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या बोला है निकालने के लिए, तो समझिए पहले यहाँ मान लीजिए ये दर्पण है, फोकस दूरी से त्रिज्या हमेशा दुगुना होता है, ठीक है। जैसे त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो केंद्र से लेके यहां तक के जो है दूरी को, ध्रुव तक के दूरी को जो हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन उसका आधा आधी में एफ होता है ना, तो दुगुना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच का संबंध को हम लोग किस तरह से जो है डिनोट करते हैं, तो एफ बराबर जो है वो आर बटा 2 होता है, तो इस तरह से। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक जो है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, इसको लोग डी से जो है वो डिनोट करते हैं। वाहनों के पक्ष दृश्य में है ना, वाहन के जो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सब प्रश्न जो है पूछा हुआ है। देखिए यहाँ जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है वो सब प्रश्न जो है वो कभी ना कभी पूछा गया है, 2011 में पूछा है, 12 में पूछा है, 13 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 में, 16 में, 17, 18, 24 तक में कभी ना कभी वो प्रश्न पूछा है। उस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए ऐड किए हुए हैं, तो जरूर जो है अपने पूरा आग की तरह जो है अपने दोस्तों को फैला के जो है प्यारा सा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइए। और आप लोग को जो है वो छोटे भाई बहन अगर होंगे तो आप लोग के ये छोटे भाई बहन के लिए जो है वो क्लास 8 जब खत्म हो जाएगा तो 9 के लिए इसी तरह से जो है हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के बुक पढ़ा के जो है वो वीडियो लेक्चर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे से जो है उसमें नोट्स के थ्रू जो है बताया गया है। नोट्स भी जो है फ्री में जो है पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, और इससे अच्छा आप लोग का जो है नोट्स कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक, उतना अच्छा नोट्स है। तो एक बार जरूर जो है आप लोग जो है अपने भाई बहन को वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर थी, इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 आधा हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, प्रिज्म के द्वारा जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना घटता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से हम लोग जो है वो दूर कर पाएंगे, तो द्विफोक्सी लेंस से जरा दृष्टि दोष को जो है वो दूर किया जा सकता है। खतरे का निशान हमेशा लाल ही होता है, ठीक है, खतरे का निशान किस रंग का होता है, तो लाल, ताकि जो है लाल रंग जो है वो काफी दूर से ही दिख जाता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है,
तो मानव का आंख में जो है, मनुष्य का आंख में जो है उत्तल लेंस होता है। और सामान्य आंख के लिए जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है? देखिए, आंख से अगर साफ सुथरा देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रहना चाहिए। और अगर दूरी अगर देखा जाए अनंत, देखिए ये नजदीक के लिए हो गया, सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी जो हो गया कम से कम जो है वो 25 सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो हम लोग बहुत साफ से जो है वो देख पाएंगे। लेकिन अगर अधिकतम दूरी की अगर बात किया जाए तो अनंत हो जाएगा, मतलब बहुत दूर, जहां तक हम लोग का नजर जा सकता है, आसमान तक जा सकता है, तो आसमान तक हम लोग जो है वो चीजें को देख पाएंगे। ठीक है, तो नजदीक के लिए जो है 25 सेंटीमीटर है और दूर के लिए जो है अनंत है। मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखना है जिस पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना में बनता है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखिए जो कि मानव नेत्र में प्रवेश होने के बाद प्रकाश को जो है वो नियंत्रण करता है। मतलब देखिए, यहाँ प्रश्न क्या बोला है कि अगर आप जो है अंधेरे में हैं और अचानक से लाइट में जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आंख जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत लाइट है, ठीक है, उसमें आपका आंख छोटा हो गया है और अंधेरा में अचानक गए तो आंख वहां फिर जो है कुछ दिखाई नहीं देने लगता, मतलब आंख फिर बड़ा होगा तब दिखाई देगा। तो जो है मानव नेत्र का भाग, उस भाग का नाम लिखना है जो कि प्रकाश जो है ना प्रवेश होता है आंख में, उसको नियंत्रण करता है, तो वो आइरिस होता है। नेक्स्ट है नीला लिटमस पत्र किससे लाल हो जाता है? देखिए, अनील, ये दिख रहा है ना, अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है, अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। तो नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, तो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन क्षार है ना, यहाँ क्षार कौन है? तो NaOH है ना, NaOH, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4, CaSO4 सब में है। ठीक है, उसके बाद 2H2O है ना, 2H2O है कहीं, हाँ ये बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है क्या है? टार्ट्रिक अम्ल जो है किसमें किसमें पाया जाता है? तो अंगूर में भी पाया जाता है, केला में भी, इमली में भी, एवोकाडो में भी, कांटेदार नाशपाती में भी, सेब में भी, चेरी में, पपीता में, आड़ू में, नाशपाती में, ये सब में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल को समझते हैं। ठीक है, ये जो है पीएच स्केल है, मान के चलिए कि यहां से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से है। तो ये पीएच स्केल में जो है 7 जो होता है ना, यहाँ 7 जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, 7 में जो है वो उदासीन होता है, और 7 से इधर जितना आएगा उतना ज्यादा अम्लता बढ़ते जाएगा, है ना। 7 से जितना नीचे आएगा, मतलब मान के लिए 1 अगर है तो बहुत ज्यादा अम्लीयता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 7 है तो उदासीन होगा, 6 होगा तो थोड़ा सा कम अम्ल होगा, 5 में थोड़ा सा ज्यादा अम्ल होगा, 4 में और भी ज्यादा अम्ल होगा, 3 में और भी ज्यादा अम्ल होगा, और इधर जितना आएगा उतना ज्यादा अम्लता होगा। और इसी तरह से 8 में जाएगा थोड़ा सा क्षारक होगा, 9 में उससे थोड़ा ज्यादा क्षारक, फिर 10 में थोड़ा सा ज्यादा, जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना क्षारक होता जाएगा। तो क्या बोला है कि उदासीन विलयन का मान जो है पीएच मान कितना होता है? उदासीन तो 7 में होता है। ठीक है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। और विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaClO2 है ना। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 होगा, पीएच में जो है 7 होगा तो उदासीन होगा। धावन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 हो जाएगा। और साधारण लवण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है ना, तो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कि ये जो है वो किसका जो है रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पुट्टी करना, है ना, पुट्टी प्राइम बोलते हैं ना, उस तरह से। 58 नंबर है कि CaOCl2 है ना, यौगिक का प्रचलित नाम जो है विरंजन चूर्ण है। नेक्स्ट है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और धावन सोडा है ना, धोने वाला सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। देखिए, धोना वाला क्षार जो है, मतलब जो कपड़ा धोते हैं वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। और उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पतझड़ के लिए प्रेरित होता है। मतलब कौन सा हार्मोन है पादप में, उसके चलते जो है पत्ता झड़ जाता है? ABA, जिसको हम लोग बोलते हैं एबिसिक एसिड हार्मोन, इसके चलते जो है पतझड़ होता है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है कौन है? मतलब पूरा शरीर को जो है वो कंट्रोल करता है, या तो सारा चीज करता है, वो मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट कि किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है? मतलब खून में किस हार्मोन के चलते खून में जो है वो कैल्शियम की मात्रा जो है वो अत्यधिक बढ़ता है? तो पैराथायरॉक्सिजन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेग उत्पन्न करने वाला कारक का नाम लिखना है। तो उद्दीपन के चलते आवेग उत्पन्न होता है। उद्दीपन किसको बोलते हैं? उद्दीपन जो है अगल बगल में कोई भी चीज जो है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ जो है हम लोग हैं, अचानक से इधर शेर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब अपना आस पड़ोस में कोई भी चीज बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसे हम लोग उद्दीपन बोलते हैं। तो उद्दीपन आवेग जो है कब उत्पन्न होगा? जब उद्दीपन होगा, जब अगल बगल में जो है जैसे मान चलिए शरीर है, ठीक है, शरीर है, अब अचानक से ठंडा लगने लगा, तो ठंडा लगने लगा तो उद्दीपन हुआ। अब उसके चलते क्या होता है? तो आवेग उत्पन्न होता है, मतलब शरीर का जो है बाल सब खड़ा हो जाता है, होता है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसे प्रकार का अनुवर्तन है? मतलब किस हो जाएगा? तो रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा।
एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर जो है वो सीधे कार्य करता है? तो हृदय पर। और उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो कि पतझड़ के लिए उत्प्रेरित होता है, तो एबीए। ये 2 बार पूछा हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना जो वृद्धि के लिए जो है वो बहुत जरूरी है, तो जैब्रेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है थायरैक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक होता है? थायरैक्सिन बोल रहे थे, बार बार बता रहे थे कि थायरैक्सिन जो है थायराइक्स जो है वो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो थायरैक्सिन स्रावन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आयोडीन। आयोडीन के कमी के कारण जो है वो घेघा रोग ये सब होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और जिसको लोग भी से जो है डिनोट करते हैं, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर कि विद्युत परिपथ में धारा को माप के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में धारा को मापना है तो एमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो अमीटर एमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि किसी बल्ब से जो है 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश जो प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान जो है वो कितना होगा? तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 2 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन 2 एम्पियर कैसे होगा? तो हम लोग आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T, ये होता है ना। तो अब हम लोग को Q जो है यहाँ दिया हुआ है, Q कितना है? 120 कूलाम है, ठीक है। और T जो है समय भी दिया हुआ है, तो T कितना है? तो 1 मिनट है। 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड है ना, 60 सेकेंड हो जाएगा इधर। यहां तक समझ में आया? अभी हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर क्या बताए थे? Q बटा T होता है, तो 120 बटा T हम लोग समझ दिया हुआ है 60। अब इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया, मतलब इसका 2 एम्पियर सही हो जाएगा। उसी प्रकार जो है वो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो है कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, ये होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर में है। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा को किस यंत्र से जो है मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को जो है किस प्रकार जो है संयोजित किया जाता है? तो समांतर कर्म जो है वो संयोजित किया जाता है। उसी तरह से जो है आगे प्रश्न कि विद्युत परिपथ तथा सादृश्यों में सामान्यतः उपयोग होने वाला सुरक्षा का उपाय, मतलब देखिए विद्युत परिपथ में जो है सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो रहता है वो फ्यूज रहता है, ठीक है। फ्यूज को हम लोग देकर जो है वो सुरक्षित हर चीज को कर पाएंगे। किलोवाट घंटा की राशि का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विभवांतर को मापने वाले यंत्र को जो है वो वोल्टमीटर बोलते हैं। उस युक्त का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में जो है वो सहायता होता है। विभवांतर को बनाए रखने में जो जरूरी होता है वो सेल और बैटरी होता है, ठीक है। विभवांतर को बना के रखने के लिए, और ये चैप्टर से, जी हाँ, इस चैप्टर से आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं कि पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है उसको, और ओम का नियम, ये सब प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किस कारण द्वारा जो है किया जाता है? विद्युत शक्ति द्वारा। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर को बनाए रखता है, बैटरी और सेल हो गया था। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ तथा सात्रियों में सामान्यतः उपयोग होने वाला 2 सुरक्षा उपाय जो है वो भू संपर्क तार और फ्यूज, ये दोनों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से विद्युत का सर्वोच्च चालक सबसे ज्यादा करंट अच्छा जो है वो किसमें जाएगा? तो AgRCu है ना, AgRCu है ना, ये दोनों AgRCu, मतलब जो ये दोनों कॉपर है, इसमें जो है वो बहुत बढ़िया, चांदी और कॉपर में जो है वो बढ़िया विद्युत जाता है। गंधक एक है ना, गंधक जो है वो क्या है? तो गंधक जो है एक अधातु है, जी हाँ, तो अधातु हो जाएगा। सोल्डर है ना, इसका आंसर हो जाएगा सीसा टीन जो है वो सोल्डर का मिश्र धातु से बना हुआ है, ठीक है। सीसा टीन का मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर बोलते हैं। अब एक अधातु का नाम बताना है जो कि द्रव अवस्था में होता है। अधातु है और द्रव रहता है, ठीक है। एक धातु जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, वो पारा है, लेकिन अधातु है और द्रव में रहता है तो ब्रोमीन है। लेड एवं टीन का मिश्र धातु को जो है वो सोल्डर टाका बोला जाता है। और एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहता है, तो एक अधातु है और द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन है। सौर पैनल में जो सौर पैनल हम लोग सूरज मतलब सोलर प्लेट जो बोलते हैं, उसमें किस प्रकार का धातु का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का भी जरूर उसमें उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का भी, स्टील का भी, कॉपर का, जिंक भी, ये सब जो है वो धातु का उपयोग किया जाता है। तांबा एवं जस्ते का मिश्र धातु का नाम जो है वो पित्तल होता है, ठीक है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को पित्तल बोलते हैं। और इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित होता है? तो कार्बन, हर चीज में कार्बन होता है। तांबा और टीन मिश्र धातु को जो है कांसा बोला जाता है। और एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अधातु है, ठीक है, अधातु है लेकिन गैस है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया जो है वो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है 1:3 का मिश्रण को ही जो है एक्वारेजिया बोला जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु को कौन कौन अवयव पाए जाते हैं? देखिए सोल्डर है, मिश्र धातु है, और इसमें टीन 50% होता है और सीसा 50% होता है।
शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट सोना से जो है वो धातु मतलब 24 कैरेट सोना से अगर कोई आभूषण बनाना है तो वो आभूषण नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, मानव मनुष्य में जो है निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए फैलोपियन ट्यूब में होता है, गर्भाशय में बिल्कुल नहीं होगा, योनि में नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा, फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। इस तरह से जो रहता है ना, इस तरह से गलत बना दिया ना, इस तरह से रहता है ना, ऐसे रहता है। इस तरह से रहता है, तो यहां जो है निषेचन होता है, ठीक है, फ्लैपियन नलिका में। नेक्स्ट है कि एक ऐसा जंतु का नाम लिखिए जिसका बाह्य निषेचन होता है। बाहर में निषेचन होता है तो मछली, देखिए मछली में जो है वो मादा जो है अंडा छोड़ने के बाद जो है नर भी जो है अपना स्पर्म को छोड़ देता है, और तारबीन मेढक के समय बाहर में जो है निषेचन होता है। एक सारा वायु गुणसूत्र से जो है कैसा बच्चा जन्म लेगा, नर या मादा। देखिए एक्स एक्स तो मादा के लिए हो जाता है, ठीक है, एक्स एक्स जो है वो मादा के लिए है, और एक्स और वाई जो है वो नर के लिए है, तो एक्स वाई वाला पूछ रहा है तो ये नर हो जाएगा। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम बताना है तो उभयलिंगी जो है केचुआ, स्पंज, टेमवर्क, ये सब जोंक वगैरह जो है उभयलिंगी है। एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जो है जनन करता है, तो बहुखंडन द्वारा जो करता है। नेक्स्ट है ऐसे दो जीवधारी का नाम लिखे जो कि मुकुलन द्वारा नया जीव को जो है उत्पन्न करता है, तो हाइड्रा और ईस्ट। नेक्स्ट है कि यौन यारम से संबंधित हार्मोन का नाम लिखना है, तो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनन अंक भाग, देखिए अभी पहले बताए थे जी, हाँ, अगर जो पूरा वीडियो को देखे होंगे उनको जो है वो इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया और वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर का भाग है, और पु केसर का कौन है, तो पु केसर का जो है वो हो जाएगा आपका परागकोश और तंतु, ये पु केसर का भाग है, परागकोश में ही परागकण पाया जाता है। अस्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो खंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट बोला कि किसके द्वारा भ्रूण को जो है मां से रुधिर, देखिए किसके द्वारा भ्रूण को, है ना, मतलब जो मां के पेट में जो बच्चा रहता है उसे रुधिर से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा से ही जो है मां से जो है वो बच्चा में सारा चीज पोषक तत्व जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 111 नंबर, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। सबसे पहले तो आप लोग का यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एल्केन, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इसको आपको लिखना है, और उसमें आप लोग का क्या करना है, तो ऐड करना है इसमें सबसे पहले, एक मिनट, CnH2n C, एक मिनट, हाँ, अब देखिए इसमें क्या करना है, सो आपको लिख देना है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और सब में ये चीज लिख देना है ना, CnH2n सब में लिख देना है। लेकिन एल्केन में क्या होता है, +2 हो जाता है, बीच वाला में कुछ नहीं होता है, और साइड वाला में -2 हो जाता है। अरे ये सूत्र बन गया एल्केन, एल्किन, एल्काइन का, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये तीनों लिख देना है, केन पर लिखना है, किन, काइन, और सब में ये चीज लिख देना है ना। ये वाला जो है CnH2n, है ना, ये सब में लिख देना है, लेकिन शुरू वाला में +2 कर देना है, लास्ट वाला में -2 कर देना है। तो ये एल्केन का बन गया, ये एल्किन का बन गया, और ये एल्काइन का बन गया। तो अब ये जो फॉर्मूला है किसका है ना, +2 क्या हुआ है, तो +2 वाला जो है वो एल्केन का है, तो इसका एल्केन हो जाएगा, 111 का एल्केन। नेक्स्ट है आगे कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है, तो -CHO, है ना, कहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए अब यहाँ इसमें जो है प्लस माइनस कुछ नहीं किया हुआ है ना, CnH2n, तो प्लस माइनस जो किस में नहीं होता है तो बीच में रहता हो, तो एल्केन, एल्किन, तो एल्किन हो जाएगा। अब एल्काइन में क्या होता है, काइन लास्ट वाला में माइनस होता है, तो एल्किन, एल्केन, एल्काइन, है ना, ये तीनों का जो फॉर्मूला आप लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट है कि प्रकार्यात्मक समूह, ये लिखा हुआ है, इसका नाम बताना चाहिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए
किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो केन मतलब पहले वाला में जो है +2 होता है, तो ये एल्केन का हो गया। एल्किन का कुछ नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, मतलब सिंपल सा होता है, तो ये CnH2n हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 120 नंबर कि CH3COC2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का पहचान करना है। तो इसमें जो है एथाइल एसीटेट पर्याकार्मक जो है वो कार्यात्मक समूह कीटोन जो है इसमें, ठीक है, तो कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक एल्डिहाइड है ना, यहां से एल्डिहाइड को बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है HCHO हो जाएगा। ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो कीटोन है। और 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम बताना है, तो प्रोपेन है। उसी प्रकार जो है वो हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C2H2 और CH4 में किससे जो है वो संलग्न अभिक्रिया होता है? तो C2H2 हो जाएगा इसका। अब एक कार्बनिक यौगिक का जो है वो ज्वाला के साथ जलता है, तो यह जो है वो संतृप्त यौगिक है या अथवा असंतृप्त, तो ये असंतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव का जीनिस जो है वो जीनोटाइप बोला जाता है ऑप्शन में जीनोटाइप, है ना, यहाँ जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन में जीनोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो X ही होता है, तो ए हो जाएगा। अब आगे है कि डीएनए पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो राइबोसोम में पाया जाता है। और जीन पाया जाता है तो गुणसूत्र में पाया जाता है, जीन गुणसूत्र में होता है। और समान जीन संरचना वाले जीव को जो है वो क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अब आगे गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाना जाता है? तो XY जो है नामों हो जाएगा, किन नामों से जाना जाता है? तो X और Y जो है वो नर लिंग गुणसूत्र है, और XX जो है वो स्त्री मादा लिंग गुणसूत्र है। नेक्स्ट है कि किस विशिष्ट आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण को सूचनाएं कूटबद्ध रहती है? तो डीएनए हो जाएगा। अब मनुष्य में बोनेपन का कारण क्या है? तो बोनेपन का मेन कारण जो है कि हम लोग बताए थे कि इसको जो वृद्धि जो सबसे छोटा जो हार्मोन सबसे छोटा जो बताए थे कि पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, तो मनुष्य में जो बोनेपन होता है वो प्यूटरी ग्लैंड जो है GSH की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की जो है युक्ति को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो जनित्र जनरेटर बोलते हैं। लघुपतन के जो है वो समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, कुछ मिसटाइप भी है प्रश्न, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से जो है प्रकट होता है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होता है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन होता है। दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम बताना है, तो रेखा सेल लेड बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, विद्युत मोटर हो जाएगा। अब विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत धारा से प्रवाहित से बने चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबक बोला जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा जो है हम लोग जो है बदल सकते हैं? तो विद्युत मोटर द्वारा। और विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनरेटर बोलते हैं, जनित्र हो जाएगा। एक युक्ति का नाम बताना है जो विद्युत प्रेरण की घटना पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र हो जाएगा। अब किसी विद्युत परिपथ के लघुपतन कब होता है? तो जब विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है, इसी कारण जो है वो लघुपतन होता है। नेक्स्ट है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम हो जाता है? तो जब जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही जो है वो चालक पर आरोपित बल अधिकतम हो जाता है, जब धारा जो है वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो जाता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को जो है वो किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन करता है। अब उस नियम का नाम लिखें जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में जो है लगने वाला जल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो जाएगा। 147 नंबर है कि बाघ उपभोक्ता, है ना, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ उपभोक्ता जो है वो तृतीय में आता है, ठीक है, तृतीय पोषी स्तर में। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में हुआ था या 1972 में? तो आई थिंक 1973 में हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, 1973 ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, तो 1972 73 दोनों में से कोई एक होगा, एक बार कमेंट आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जैव आर्धन करने वाला रसायन को जो है हम लोग DDT बोलते हैं, ठीक है, DDT। लास्ट 2 प्रश्न है कि किसी स्थान को जैविक विविधता का एक आधार क्या है?
तो स्पीशीज की संख्या और जैव विविधता का स्पष्ट जो विशिष्ट स्थल जो है वो वन है। तो ये 151 प्रश्न जो था कि अभी तक में जो है वो जैक बोर्ड जब तक से जो है मतलब एग्जाम ले रहा है तब तक से अभी तक में जो है ये सारा का प्रश्न जितना भी मल्टीपल चॉइस था या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप था वो सारा प्रश्नों को ऐड किया गया है। और इसी प्रकार से आप लोग को हर सब्जेक्ट का वीडियो आते रहता है, तो चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहें और लाइक का बटन दबा के मुझे जो है आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपना ख्याल जरूर रखें।